स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी का मतलब तो विद्यार्थी के लिए पढ़ाई ही होता है। ठीक है, तो आइए हम अगली क्लास में बात करना शुरू करेंगे बंगाल के विभाजन पर। बंगाल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या उसके आज़ादी की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और ये परीक्षा में भी खूब जम के सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से या भारतीय आज़ादी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने जो है कांग्रेस का उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण दोनों समझ लिया था। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन को हम समझेंगे। तो हेडिंग आप लगा लीजिए, बंगाल का विभाजन। बोर्ड पर लिखना एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है। आपकी शिकायत रहती है कि बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। एक्चुअली में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम जल्दी ही सही कर लेंगे। बंगाल विभाजन, इसीलिए मैं आज बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे आराम से। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन क्या है, क्यों है, इस मतलब इसकी बातें क्या हैं, क्यों बंगाल विभाजन अंग्रेज करना चाह रहे थे और उसकी प्रतिक्रिया में भारत में क्या क्या हुआ, उस वक्त के नेताओं ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इसमें हम हेडिंग बना लेते हैं कि हमको समझना क्या है। तो बंगाल विभाजन क्यों, सबसे पहली बात क्यों, अगर विभाजन इसका हो रहा था तो क्यों हो रहा था। अब विभाजन कर कौन रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों चाह रहे थे कि बंगाल का जो है विभाजन हो जाए। तो दूसरा बात है भारतीयों का रवैया इसको लेकर के क्या था। भारतीयों का रवैया यानी कि जो भारतीय नेता थे उनका रवैया ये जो है किस प्रकार था। और तीसरा जो है इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीज हम समझेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना ने जो है कई सारे नए आयाम खोले जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ने वाले थे। ठीक है, तो आइए एक जो पहला है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बंगाल विभाजन, क्यों, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे rहा हूं और बंगाल विभाजन क्यों, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। बंगाल विभाजन क्यों, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लगातार क्लासेस पढ़ रहे हैं या आपने इतिहास की बुक मॉडर्न इंडिया पढ़ी है तो थोड़ा बहुत तो आपको ये आइडिया होगा ही कि अंग्रेजों का जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुआ सबसे पहले वो बंगाल में ही स्थापित हुआ था, क्योंकि बंगाल में प्लासी का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद में बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और बक्सर का युद्ध जीतते ही उनको दीवानी का जो है एक अधिकार मिल जाता है और दीवानी के अधिकार के साथ साथ वो वहाँ का राजस्व वसूलने लगते हैं और कुल मिलाकर के जो उनका पूरा भारत में केंद्र बिंदु है बंगाल बन जाता है। तो इसलिए अंग्रेजों का जो एक सरकार का रूप है वो कहाँ पर था, बंगाल में ही था। हालांकि बाद में वो डेवलप हुआ मद्रास, बम्बई, गुजरात, सूरत, ठीक है, ये बढ़ा, लेकिन बंगाल जो है वो अंग्रेजों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण था। और इसकी वजह है, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व यूरोप में जो आयात होता था, जो यूरोप में आयात होता था उसका पूरे एशिया में, अगर पूरे एशिया से जो है निर्यात होता था यूरोप के लिए, उसमें केवल बंगाल का जो हिस्सा था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि बंगाल बहुत समृद्ध था।
बंगाल में जो है बहुत वस्तुओं को लेकर के जो है बहुत सारी और चीज़ों को लेकर के बहुत पहले से व्यापारिक केंद्र स्थापित थे, चाहे सोना का व्यापार हो, नील का व्यापार हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से ही डेवलप थी। और कपड़े का व्यापार हो, ये सारी जो है उत्कृष्टता के स्तर पर थी और यूरोप में उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेजों के लिए बंगाल जो है वो हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र था, तो इसलिए उन्होंने पूरा फोकस बंगाल पर किया था। अब बंगाल पर वो उनका अधिकार हो गया, उनको राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, वो सारे घटनाक्रम आप पढ़ चुके हैं, उसको मैं बताऊंगा तो बड़ा टाइम खराब होगा। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि बंगाल जो है अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था और वहाँ पर वो रहे तो प्रतिक्रिया भी जो है उनको वहीं से मिलनी शुरू हुई। जैसे अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और वो कोई नया योजना लेकर के आते हैं, तो प्रोटेस्ट अगर जनता को पसंद नहीं है तो प्रोटेस्ट यूपी के लखनऊ में नहीं होगा, प्रोटेस्ट कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। तो अंग्रेज चूंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जमे हुए थे, तो उनकी जो नीतियां हैं वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित कर रही थी? बंगाल को। तो बंगाल में उनके खिलाफ जो है एक मोर्चा भी धीरे धीरे तैयार हो रहा था, एक राष्ट्रवादी मोर्चा धीरे धीरे तैयार हो रहा था। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा क्लासेस में कि जो कांग्रेस का उदारवादी चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक, इन्होंने अंग्रेजों के उस भाव को, जो कि लॉर्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की जो कविता थी कि व्हाइट मैन बर्डन, यानी कि जो ये अंग्रेज हैं ये सुधारने आए हैं हम लोगों को, उन सारे व्याख्याओं को खारिज कर दिया था। उनकी सच्चाई को नरमपंथियों ने जनता के सामने रख दिया था। तो जनता में कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1905 के बाद में जब उग्रवादी चरण आता है तो वो और मुखर रूप से सामने आ जाती हैं। अब इससे थ्रेट होता है किसको? अंग्रेजों को लगता है कि जो राष्ट्रवादिता है ये बंगाल में बहुत बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं उसके सत्ता के लिए जो है खतरा है। जब कोई भी गवर्नमेंट होगा तो अपने सत्ता को बचाने का जो है वो प्रयास जरूर करेगा। तो इसी क्रम में अंग्रेजों को लगा कि अब उसकी नैया जो है वो डगमग हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग किया कि बंगाल को दो भाग में हम बांट देंगे, बंगाल को दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, बंगाल को दो भाग में बांट देंगे ताकि जो राष्ट्रीय चेतना की भावना है उसमें जो पॉपुलेशन जुड़ी हुई है वो बट जाए। और बांटेंगे किसमें? दो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बांट देंगे, दो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बांट देंगे। इतनी सी बात नहीं थी कि केवल दो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बांटना चाह रहे थे। इनका जो विभाजन का मुख्य उद्देश्य था वो धर्म के आधार पर था, वो धर्म के आधार पर था। आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व पूरा बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, ये पूरा क्या था? एक इंडिया था। तो बांग्लादेश में जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है और पहले का जो बंगाल, उसमें मुस्लिमों की संख्या, चाहे ढाका वगैरह जो क्षेत्र थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। और जो भी वर्तमान में जो बंगाल है अपनी इंडिया वाला, जिसको वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, वो जो पार्ट है उसमें बिहार भी सम्मिलित था, उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो वहाँ पर बंगालियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, यानी कि हिंदू बंगालियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेजों ने देखा कि कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो रहे हैं और राष्ट्रवाद की भावना जो है बंगाल में बढ़ रही है। तो उन्होंने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की और सोचा कि जो हिंदू बहुसंख्यक बंगाल में है इनको बांट करके अल्पसंख्यक कर दो, इनको बांट करके अल्पसंख्यक कर दो ताकि जो राष्ट्रवादिता की जो चेतना है ये कमजोर पड़ जाए। तो ये था उनका मोटिव, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब खतरा उनके ऊपर जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए वो बंगाल का विभाजन करना चाह रहे थे। अब जो भारतीय थे उनका रवैया किस प्रकार था इस बंगाल विभाजन को लेकर के? ठीक है, बंगाल विभाजन को लेकर के जो भारतीय थे उनका रवैया किस प्रकार था? जो भारतीय नेता थे या भारतीय जनता थी उनका रवैया किस प्रकार था, वो क्या सोचते थे उसको लेकर के? तो जब ये खबर मिली दिसंबर 1903 में,
दिसंबर 1903 में जब एक खबर बाहर आई कि बंगाल का विभाजन करना चाहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार, जो उस वक्त भारत में एक औपनिवेशिक सरकार के रूप में काम कर रही थी, तो पूरे बंगाल में एक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो एक 7 सदियों से रहते आ रहे थे। और जब उनको बांटने की बात हुई तो कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग में जो है अंग्रेजों के लिए एक गुस्सा जन्म लिया, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि बंगाल का जो है विभाजन होना चाहिए। अब इसमें जो गर्मपंथी नेता थे कांग्रेस के, उनको मौका मिल गया, क्योंकि वो पहले से ही कहते आ रहे थे कि अंग्रेज अनुनय विनय की नीति को मानने वाले नहीं हैं, और नरमपंथियों की आलोचना भी इसी बात को लेकर के वो करते थे। ठीक है, तो उनको मौका मिल गया कि देख लीजिए, आप अनुनय विनय की नीति की बात करते थे और अब ये हमको बांटने का काम कर रहे हैं। तो गर्मपंथियों ने जो है नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो जनता थी उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया? गर्मपंथी नेताओं ने। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उसमें आपके लोकमान्य तिलक थे, इन सारे नेताओं ने, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने, लाला लाजपत राय जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में सक्रिय थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह ये बंगाल में सक्रिय थे। तो इनको मौका मिला अपने बात को मजबूत करने का, और इन्होंने इस बात को जो है अच्छे से रखा बंगाल में कि जो ये ब्रिटिश सरकार है ये बांटने का काम कर रही है और इसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। तो ये 1903 में खबर आती है दिसंबर में, और 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है। जो उस वक्त के सक्रिय नेता थे उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है कलकत्ता के टाउन हॉल में कि आप आइए, यहाँ पर बैठिए और बातचीत हम करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि बंगाल का विभाजन करने का जो बात है वो सामने आ चुका था और सबको लग रहा था कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ना है, उसकी रणनीति, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के एक टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई गई। और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम बहिष्कार करेंगे विदेशी सामान का, क्योंकि ये वो दौर था जब भारतीय काश्तकार, जो भारतीय व्यापारी छोटे मोटे थे, उनका व्यापार लगभग तहस नहस हो गया था, और अंग्रेजी सामान यानी कि जो ब्रिटेन में बने हुए अंतिम उत्पाद थे उनसे पूरा भारतीय मार्केट पटा पड़ा था। तो जो उग्रवादी थे इन लोगों ने सोचा कि अल्टीमेट गोल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो अपने व्यापारिक हितों को साधना है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको चोट भी वहीं पर करेंगे तभी इनको थ्रेट महसूस होगा। तो इन्होंने उनके व्यापारिक हित को जो है उसी पर निशाना बनाने की कोशिश की, और ये सबसे जो है एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और सबसे जायज़ तरीका था अंग्रेजों से लड़ने का, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल था वो हमेशा से ही इकोनॉमिक था। चाहे वो जब आते हैं और चाहे वो जब जाते हैं, उसके बीच में जो उनका पूरा कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर डिपेंड था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था, क्योंकि वो व्यापारिक कंपनी और उसी मानसिकता से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक प्रस्ताव पारित किया कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, जो विदेश के कपड़े हैं उनको हम जो है नहीं पहनेंगे, और बहुत जितनी भी चीज़ें विदेश की, चाहे वो दवा हो या कोई भी चीज़ हो, तो उनका बहिष्कार करने का इन लोगों ने क्या किया, निर्णय किया, और ये बहुत सफल रहा। इसको स्वदेशी आंदोलन का नाम जो है दिया गया। ये बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन का नाम इसको दिया, ठीक है, कि अपने देश की चीज़ों को ही हम अपनाएंगे। ठीक है, अपने देश की चीज़ों को, चाहे वो जो कपड़ा के बुनकर हैं उनके बनाए हुए कपड़े पहनेंगे, अपने ही देश के बनाए हुए फर्नीचर का उपयोग करेंगे, अपने देश के ही छापे हुए जो है अखबार को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। और इससे हुआ क्या कि राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे और क्या हुई, मजबूत होने लगी। लोग आपस में और ज़्यादा जुड़ने लगे।
तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं मिलने लगा और आंदोलन आगे बढ़ गया। 16 अक्टूबर 1905 को एक और घटना होती है। 16 अक्टूबर 1905 को, ये क्वेश्चन पीसीएस 2019 में शायद आया भी था। 16 अक्टूबर 1905 एग्जैक्ट डेट पूछ लिया था पीसीएस में, वो जो है पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में वो एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन यानी कि विभाजन इस दिन से लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था, यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया कि बंगाल विभाजित हो गया। ठीक है, अब जैसे ही विभाजन हो गया तो जो स्वदेशी आंदोलन था, बहिष्कार का जो काम था वो और तेज हो गया, विद्रोह और तेज हो गया और उस विद्रोह ने एक नया रूप लिया और वो रूप स्वराज्य की तरफ बढ़ा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के जो है इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि आंदोलन सही है, जायज है। ठीक है, उसके बाद में 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी चूँकि इससे पहले वो नरमपंथी विचारधारा के हुआ करते थे, अभी भी वो नरमपंथी विचारधारा के थे, वो इंग्लैंड में चुनाव जीते थे और इंग्लैंड में ही पढ़ाई किए थे। तो अब उनको भी लगने लगा कि अनुनय विनय की नीति पिटीशन करने से, प्रेयर करने से बात नहीं बनने वाली है। तो उन्होंने जो है अपने उस भाषण में स्वराज्य को जो है बल दिया और कहा कि जिस प्रकार ब्रिटेन में सरकार चल रही उसी प्रकार भारत में भी भारतीयों की सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वराज्य की अवधारणा जो है जन्म लेती ही एक नया चीज जो है खुल करके सामने आया। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम समझेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल के विभाजन का परिणाम क्या हुआ और जो उग्रवादी और नरमपंथी लोग जो कांग्रेस में थे, यानी कि नरमपंथी और गर्मपंथी, उनके बीच में जो मतभेद लगातार अभी बढ़ रहा था वो किस मुकाम तक पहुंचा और क्या वजह थी कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, विभाजन हो गया। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।